पढ़ रहे थे मार्केट फेल्योर और रेमेडियल मेजर्स, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट फेल्योर क्या होता है। मार्केट फेल्योर वो स्थिति है जबकि मार्केट जो है गुड्स और सर्विसेज को एफिशिएंटली एलोकेट करने में फेल हो जाता है। मैंने आपको इसके बारे में इसके रीजंस बताए थे, और मैंने इसके रीजंस में हम 3 रीजंस को परफेक्टली एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। पहला था इम्परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा था पब्लिक गुड्स, और तीसरा था एक्सटर्नलिटीज। मैंने आपको बताया था कि चूंकि ये तीनों ही परिस्थितियां ऐसी हैं जिससे कि मार्केट फेल हो जाता है एफिशिएंटली जो है किन्हीं भी गुड्स को मार्केट में एफिशिएंटली एलोकेट करने में। इसलिए आज हम इसके आगे चलेंगे और इसके आगे देखेंगे कि और अदर रीजंस क्या होते हैं जिसकी वजह से मार्केट जो है फेल हो जाता है और वो रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाता। अब तक आपने 3 रीजंस के बारे में डिटेल में पढ़ा। पहला था इम्परफेक्ट मार्केट, जिसमें कि इम्परफेक्ट मार्केट होने की वजह से रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो पाता। दूसरा था पब्लिक गुड्स और तीसरा था एक्सटर्नलिटीज। चौथा रीजन जिसकी वजह से मार्केट फेल होता है वो होता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या होती है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जब कि बायर और सेलर दोनों में जो इंफॉर्मेशन का लेवल होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए, जब भी आप कभी मार्केट में जाते हैं तो आप हमेशा जो है दुकानदार से पूछते हैं कि हमें इस चीज के बारे में नहीं पता, आप बताइए, क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो एक्सपर्ट है और उसे हमारे बारे में ज्यादा पता है या उसे उस वस्तु के बारे में ज्यादा पता है क्योंकि वो उसका सेलर है या उन चीजों को सेल कर रहा है। तो ऐसे केस में जो है मार्केट जो है वो फेल होने लगता है, क्योंकि अक्सर सेलर क्या करता है, आपको उस गुड्स की अच्छी क्वालिटीज तो बताएगा लेकिन जो है वो उसकी जो खराब क्वालिटीज होंगी वो जानबूझकर आपको नहीं बताएगा और वो आपसे छिपाएगा। सपोज कीजिए आप कार खरीदने के लिए जाते हैं तो सेलर आपको उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटी तो सारा कुछ बता देगा, लेकिन उसकी जो बुरी बुरी क्वालिटीज है वो आपको बिल्कुल नहीं बताएगा। तो ऐसे केस में जो है वो मार्केट फेल होने लगता है, क्योंकि हमारा जो इंफॉर्मेशन लेवल है वो दोनों का डिफरेंट हो जाता है। इसके अलावा जो है अ, आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं, और एडवर्टाइजमेंट अक्सर हमें मिसलीड करते हैं। मिसलीड किस सेंस में करते हैं कि जैसे कि पहले हमें बताया जाता कि दूध के अंदर जब तक आप बॉर्नविटा नहीं मिलाओगे या दूध की शक्ति नहीं बढ़ाओगे तब तक दूध आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जबकि दूध अपने आप में एक कंप्लीट जो है वो कंप्लीट फूड है, और उससे जो है कंप्लीट फूड होने की वजह से वो हमें फुल न्यूट्रिशन देता है। इसी तरह आपको बोला जाता है कि फेयर एंड लवली लगाओगे तो आप सब गोरे हो जाओगे। इसी तरह आपको बोला जा इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। तो जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो आपको मिसलीड करते हैं मैक्सिमम एडवर्टाइजमेंट, और वो सही इंफॉर्मेशन जो है वो बायर को प्रोवाइड नहीं करते। क्योंकि वो सही इंफॉर्मेशन जो है वो बायर को प्रोवाइड नहीं करते तो इसलिए जो है वो मार्केट फेल होना शुरू हो जाता है। इसी तरह एक और होता है जिसकी वजह से मार्केट फेल होता है, दैट इज कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स। कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स क्या होता है? देखिए, कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब है कि वो संपत्ति जिसके ऊपर सामूहिक रूप से सभी का अधिकार होता है। मान लीजिए कोई संपत्ति ऐसी है जिसके ऊपर सभी का अधिकार है। सपोज एक गांव के अंदर कोई तालाब है या कोई रिवर है और वहां पर बहुत सारे फिशरमैन रहते हैं जिनकी लिवलीहुड इस तालाब में फिशेस निकालने से चलती है। अगर इनकी लिवलीहुड तालाब में फिशेस निकालने से चलती है और उसमें से एक फिशरमैन ये सोचता है कि मैं बहुत सारी मछलियां एक्सट्रैक्ट कर लूं और मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं या मालदार हो जाऊं, ऐसे केस में वो बहुत सारी मछलियां एक्सट्रैक्ट कर लेता है। अगर ये फिशरमैन बहुत सारी मछलियां एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो नेचुरली ये दूसरे लोगों का रास्ता डिस्ट्रैक्ट कर देता है या रोक देता है और दूसरे लोगों को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसी तरह जो है, मान लीजिए कि एक कंपनी है, गवर्नमेंट ने उसको खनन का ठेका दिया कि वो कोयला निकाल सकती है या फिर वो ऑयल निकाल सकती है, पेट्रोल निकाल सकती है, और उसको ये ठेका 20 साल के लिए दिया गया है और उसका कोटा जो है वो फिक्स कर दिया गया है कि आपको ये कोल जो है हर साल इतना इतना निकालना है या ऑयल हर साल इतना इतना निकालना है। पर अक्सर आपने देखा होगा कि फर्म एक बार ठेका लेने के बाद क्या करती है, वो सोचती है कि मैं सारा का सारा एक साल में निकाल लूं या सारा का सारा कोयला जल्दी से निकाल लूं और जल्दी से इसे खत्म कर दूं। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सट्रैक्शन करती हैं और ओवर एक्सट्रैक्शन करके वो इन नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर देती हैं। तो ऐसे केस में अगर वो इनका ओवर एक्सट्रैक्शन करेंगी और इनको खत्म कर देंगी तो आप समझिए
कि मार्केट जो है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा और रिसोर्सेज को ढंग से एलोकेट नहीं कर पाएगा। ठीक, इसी इसको हम कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स। ट्रेजेडी ऑफ कॉमन का मतलब है कि वो संपत्ति जिस पर सभी का सामूहिक अधिकार है, लेकिन जो है कोई व्यक्ति जो है अपने अधिकार का वायलेट करते हुए उसमें से ओवर एक्सट्रैक्शन करता है। ठीक इसी तरह आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर मैक्सिमम 2 या 3 आपको बिल्डिंग तक बनाना अलाउड है, 2-3 स्टोरी बनाना अलाउड है, लेकिन उसके पास में एक हाई राइज बिल्डिंग बन जाती है जिसमें कि 25 मंजिल वो बिल्डिंग है और उसमें 400 फैमिली रहती है। ऐसे केस में ये क्या करेगा कि ये सबमर्सिबल लगाएगा बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि 400 फैमिली को वाटर सप्लाई करना है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जब होगा तो कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि इस इलाके का जो वाटर लेवल है वो बहुत ज्यादा गिर गया है। तो ये भी कंडीशन जो है वो ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स की है और इसकी वजह से भी जो है वो हमारा मार्केट जो है वो फेल हो जाता है। और अदर रीजन जिसकी वजह से हमारा मार्केट फेल होता है उसमें एक आता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन और बिजनेस साइकिल। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि हमारे इकोनॉमी कभी भी स्टेबल अवस्था में नहीं रहती, इसमें बिजनेस साइकिल आते रहते हैं। कोई बिजनेस साइकिल जो होगा वो इसमें इस तरीके का होगा, कभी तेजी आ जाएगी, कभी मंदी आ जाएगी, इसी तरह कभी जो है रिसेशन होगा, कभी डिप्रेशन होगा। तो इकोनॉमी कभी भी स्टेबल सिचुएशन में नहीं रहती। अगर डिप्रेशन होगा तो भी मार्केट में रिसोर्स एलोकेशन नहीं होगा ढंग से, अगर जो है इन्फ्लेशन चल रहा है तो भी मार्केट में रिसोर्स एलोकेशन नहीं होगा ढंग से। तो इसे कहते हैं कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस और बिजनेस साइकिल भी एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन में बाधा पैदा करते हैं। इसी तरह इनडिवाइजिबिलिटीज, इनडिवाइजिबिलिटी को हिंदी में कहते हैं अविभाज्यताएं। मैंने पहले भी आपको बताया कि इनडिवाइजिबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीजें जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और ऐसा होता है पब्लिक गुड्स के केस में। सपोज कीजिए रोड, आपके घर के आगे कोई रोड है, वो खराब हो गई, तो उसको मेंटेन कौन कराएगा? ऐसे केस में जिसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, वहां पर भी ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं और उसकी वजह से भी मार्केट फेल हो जाता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो कि मार्केट के फेल होने का है, मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज के अंदर जो है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में जिन लोगों को वो चीज फ्री में यूज करने के लिए मिली हुई है, तो वो क्या करते हैं, वो उसका वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। कैसे वेस्ट करना शुरू कर देते हैं? जैसे सी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोगों को जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना फ्री है और उन्हें बहुत ही नॉमिनल चार्ज देना होता है। ऐसे केस में लोग क्या करेंगे, लाइट जला के छोड़ देंगे कि हमें कौन सा बिल भरना है। पता चला खाना हीटर पे बना रहे हैं, इवन उनके घर में गैस अवेलेबल भी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उनको फ्री अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं, एसी चलाई जा रहे हैं, जरूरत नहीं भी है तो भी सारा दिन एसी चल रहा है। तो वो जानकर उस चीज का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं या वेस्ट करना शुरू कर देते हैं जो उन्हें इजीली और फ्रीली अवेलेबल होती है। तो ऐसे केस में अगर कुछ लोग ओवर यूज करेंगे, नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी का ओवर यूज करेंगे, तो इसका टोटल बर्डन किस पर आएगा? उन यूजर्स के ऊपर जो कि बिल पे कर रहे हैं। नेचुरली है कि उनके लिए बिजली का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे केस में भी मार्केट जो है वो फेल हो जाएगा। इसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मार्केट, प्राइवेट सेक्टर जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता और सभी की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, जैसे कि डिफेंस। ऐसे केस में मार्केट फेल हो जाता है क्योंकि वो ये चीजों को एफिशिएंटली प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट फेल होता है। मैंने आपको इसके 6 रीजंस बताए। पहला था इम्परफेक्ट मार्केट, दूसरा था पब्लिक गुड्स एक्सटर्नलिटीज, और एक्सटर्नलिटीज के बाद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर रीजंस। इनके लिए अब कौन सा तरीका हम अपनाएंगे जिससे कि ये जो है गवर्नमेंट इसको करेक्ट कर सके? चूंकि मार्केट रिसोर्स एलोकेशन में फेल हो जाता है और रिसोर्सेज को ढंग से एलोकेट नहीं कर पाता, इसलिए जो है गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ता है और गवर्नमेंट को इंटरवीन करते हुए जो है मार्केट में इन रिसोर्सेज का एलोकेशन ठीक करना पड़ता है। तब हम वन बाय वन आते हैं। जो रीजंस हमने बताए थे उसके लिए हम रेमेडियल मेजर्स क्या क्या अपना सकते हैं। इसमें पहला आपका आता है कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर। मैंने आपको जब इम्परफेक्ट मार्केट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मोनोपोली इज द मेन रीजन जिसकी वजह से मार्केट फेल होता है। अगर मोनोपोली की वजह से मार्केट फेल होता है तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकती है? प्रोफेसर पीगू का ये कहना था कि अगर गवर्नमेंट को जो जो भी रिसोर्सेज हमारे नेशनल यूज के हैं
राष्ट्रीय उपयोग की जितनी भी वस्तुएं हैं, जैसे हमारा पानी हो गया, कोयला हो गया, या हमारी एटॉमिक एनर्जी हो गई, या नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हो गए जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं, ऐसे केस में इनका गवर्नमेंट को नेशनलाइजेशन कर देना चाहिए। अगर वो इन का राष्ट्रीयकरण कर देती है तो डेफिनेटली इसके जो है इसमें मोनोपोली को रोका जा सकता है। दूसरा तरीका जिसके थ्रू मोनोपोली को रोका जा सकता है, तो उनका कहना था कि वो है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है कानून बनाकर। मोनोपोली में मैंने कल भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट का हमेशा ये प्रोड्यूसर का हमेशा ये मोटिव होता है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए और प्रोडक्शन को जो है वो कंट्रोल कर ले। ऐसे केस में वो मैक्सिमम प्रॉफिट ना कमा सके और किसी भी चीज का प्राइस एक लिमिट से ज्यादा ना कर सके, तो गवर्नमेंट उसके लिए मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर सकती है, या गवर्नमेंट उसके लिए कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी बना सकती है या कमीशन बना सकती है। जैसा कि अभी अभी देखिए गवर्नमेंट ने हेल्थ में बहुत सारी चीजों को, स्टंट के प्राइस को रेगुलेट किया कि इससे ज्यादा का स्टंट का प्राइस कोई भी प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल नहीं ले सकता है, या जेनरिक दवाइयों को लॉन्च किया क्योंकि बाकी दवाइयों की कीमत बहुत महंगी थी। इसी तरह कोरोना वैक्सीन के केस में गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेशन बना सकती है कि किस किस को पहले मिलेगी, इसका मैक्सिमम रेट क्या हो सकता है, कोई भी फर्म इस रेट से ज्यादा मनी चार्ज नहीं कर सकती, जिससे कि प्रोड्यूसर जो है वो मोनोपोली का फायदा उठाते हुए बहुत ज्यादा बेनिफिट उठा करके कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना कर सके। एक और तरीका है कि गवर्नमेंट टैक्सेशन भी कर सकती है। जितना भी वो इसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉफिट लगाता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगा करके उससे उतना एक मुश्त वसूल भी सकती है। ऐसा करके भी गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट कर सकती है, और रेगुलेशन करते हुए इसके प्राइसेस को जो है वो कंपटीशन लेवल के ऊपर ला सकती है। दूसरा केस जो मार्केट फेलियर का मैंने आपको पढ़ाया था वो था पब्लिक गुड्स। अब आता है कि पब्लिक गुड्स के वजह से अगर मार्केट फेल होता है तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को जो है जितनी भी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, या फिर मिसाइल बनाना है, या रक्षा उपकरण बनाना है, इन सबको खुद ही प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस की गुड्स है, इन्हें प्राइवेट सेक्टर के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। ये एसेंशियल्स है किसी भी देश के लिए। तो ऐसे केस में जितनी भी गुड्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है उनको गवर्नमेंट को खुद प्रोड्यूस करना चाहिए। इसी तरह सेकेंड प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई थी पब्लिक गुड्स के बारे में, दैट वाज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम। फ्री राइडर क्या होते हैं, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब पब्लिक गुड्स होती हैं, चूंकि उनका जॉइंट कंजम्पशन होता है, चूंकि वो उनमें नॉन एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल लागू होता है, किसी भी व्यक्ति को हम उसको यूज करने से मना नहीं कर सकते, तो फ्री राइडर वाली प्रॉब्लम जहां जहां भी एराइज हो, वो गुड्स जो है हमेशा जो है वो टैक्स के थ्रू प्रोड्यूस करनी चाहिए। टैक्स से जो पैसा कलेक्ट होता है उसके थ्रू वो गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे कि पुलिस हो गया, रोड्स हो गई, ब्रिजेस हो गए, या फिर आपके जो है फ्लाईओवर हो गए। इनको बनाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का इस्तेमाल करना चाहिए। तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू का इस्तेमाल करके भी ये काम कर सकती है, और जो है इस फ्री राइडर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तीसरा रीजन जो मैंने आपको मार्केट फेलियर का बताया था वो था एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं? एक्सटर्नलिटीज वो होती हैं जिसमें कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दो जो पार्टी है वो इफेक्ट नहीं होती, बल्कि किसी तीसरे को उसका बेनिफिट मिल रहा होता है। तो जैसे मैंने कब आपको बताया था कि एक्सटर्नलिटीज के दो इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिल रहे हैं तो कोई नुकसान ही नहीं है, आपको फायदा हो रहा है। सपोज आपको आपके नेबर में कोई आकर के अच्छा नेबर बस जाता है और वो कोई बहुत अच्छा सा पार्क बना लेता है, या बहुत अच्छा सा अपना गार्डन डेकोरेट करता है, और उसकी वजह से आपके घर में हवा भी अच्छी आती है, खुशबू भी अच्छी आती है, प्लस आपको इंजॉयमेंट भी होता है उसे देख करके, तो ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। लेकिन जहां पर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होती है, नेगेटिव का मतलब है कि उसके नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है और वो सोसाइटी को इफेक्ट कर रहे हैं, तो वहां गवर्नमेंट को आकर के उसको कंट्रोल करना होता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स अपनाने होते हैं। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इसके लिए भी प्रोफेसर पीगू ने दो मेजर्स बताए हैं। पहला मेजर उन्होंने बताया है सोशल कंट्रोल मेजर। सोशल कंट्रोल मेजर क्या होता है? जहां पर कि वो देख रही है कि सोसाइटी को इस चीज से नुकसान हो रहा है, तो जैसे कि बहुत ज्यादा स्मोक फैलाने वाली फैक्ट्रीज हैं, या नॉइस पोल्यूशन वाली फैक्ट्रीज हैं,
या जिनसे वाटर पोल्यूट हो रहा है, वो उनको कह सकती है, उनको कुछ इंसेंटिव दे और उनसे कहे कि आप रेजिडेंशियल एरिया के बाहर चले जाइए और आपको हमने इस इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये जमीन प्रोवाइड की है और आपको जो है अपनी फैक्ट्री को जो लगाना है केवल उसी के अंदर लगाना है। तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है कि उसके थ्रू जो है गवर्नमेंट उनको बाहर कर सकती है और गांव में जाके स्टैब्लिश कर सकती है ऐसी जगह पर जहाँ की वो हार्मफुल इफेक्ट सोसाइटी को ना करे। आपने देखा कि दिल्ली में अभी रेसिडेंशियल इलाकों में जो है बिजनेस एक्टिविटीज को बंद किया गया था, तो वो ये सोशल कंट्रोल मेजर का ही पार्ट था कि केवल हम उन्हीं एक्टिविटीज को रेजिडेंशियल एरिया में अलाउ करेंगे जिससे का कि कोई नेगेटिव इफेक्ट उस रेजिडेंशियल एरिया के लोगों के ऊपर नहीं आ रहा है। इसीलिए अगर आप कोई डॉक्टर का क्लिनिक है वहां पर या हॉस्पिटल है और अगर वहां पर कोई जनरेटर लगाता है तो गवर्नमेंट उसको कहती है कि नहीं, आप नॉइस इसमें नॉइस कंट्रोल का जो है इंस्ट्रूमेंट लगवाइए, अगर इसमें साइलेंसर नहीं होगा तो आपका जनरेटर नहीं चलने दिया जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड जो है सोशल कंट्रोल मेजर। बहुत सारी चीजें इस तरह की करते हैं, जैसे दिल्ली में आप देखिए कि पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये नियम बनाया गया कि कोई भी व्हीकल जो 15 साल से ऊपर का है वो वहां नहीं चल सकता, ट्रक जो है रात 9 बजे के पहले एंटर नहीं कर सकते। तो ये बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है एफर्ट्स करती है और सोशल कंट्रोल मेजर अपना करके नेगेटिव एक्सटर्निटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। दूसरा तरीका जो प्रोफेसर पीगू बताते हैं वो है टैक्सेशन और सब्सिडीज। वो कहते हैं कि जो चीजें लोगों की हेल्थ के ऊपर बुरा प्रभाव डाल रही हैं या नेगेटिव एक्सटर्निटीज दे रही हैं उनके ऊपर आप हैवी टैक्सेशन कर दीजिए। जैसे कि टोबैको हो गया, तंबाकू हो गया या अल्कोहल हो गया या सिगरेट हो गया आपका, अब लोगों की हेल्थ के ऊपर ये गलत प्रभाव डाल रहे हैं तो आप टैक्सेस लगा दीजिए, इनको इतना ज्यादा हाई रेट कर दीजिए कि लोग ज्यादा इनका यूज ना कर पाए और लिमिट नहीं कर पाए या ना करें इनका यूज। तो दिस इज कॉल्ड टैक्सेशन। तो नेगेटिव एक्सटर्निटी अगर है और लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव डाल रही है तो टैक्सेशन भी किया जा सकता है। अगर कोई चीज पॉजिटिव एक्सटर्निटी है यानी कि लोगों के ऊपर अच्छा प्रभाव डाल रही है तो गवर्नमेंट को उसे फिर प्रमोट करना चाहिए और उसे सब्सिडी प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन। एजुकेशन देखिए, एजुकेशन एक एक्सटर्निटी है। कैसे है? आपको लगता है कि जब आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको एमए की डिग्री मिल रही है, तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट आपको हो रहा है। आपको क्या बेनिफिट हो रहा है कि आपके आगे एक पीजी की डिग्री जुड़ जाएगी, आप एजुकेटेड हो जाएंगे। लेकिन अगर एजुकेशन के आप अदर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा है। क्या इम्पैक्ट है? जैसे कि इससे समाज में क्राइम रेट कम होता है, लोगों का अवेयरनेस लेवल बढ़ता है, अंधविश्वास समाज में कम होता है, लोगों का मेंटल होराइजन खुलता है। केवल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही एजुकेशन से नहीं खुलती। हम लड़कियों की एजुकेशन को जान के प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लड़कियों की एजुकेशन, ये रिसर्च के थ्रू प्रूफ हो चुका है कि केवल उसको इफेक्ट नहीं करती, केवल उसको फायदा नहीं देती, वो 4 फैमिलीज को फायदा देती है। किस तरीके से? कि जब लड़की पढ़कर जाती है तो जिस फैमिली में जाकर के वो माँ बनती है उस फैमिली को फायदा होता है, जब वो दादी नानी बनती है तब उस बच्चों को फायदा होता है, क्योंकि वो एजुकेशन का लेवल सारे घर में प्रिवेल हो जाता है। तो एजुकेशन एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एक्सटर्निटी है, इसलिए गवर्नमेंट को इसे सब्सिडी के थ्रू प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए। ये इसीलिए आप लोगों के एजुकेशन पर इतनी ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट हैं वो बहुत हाई है। कहने को एजुकेशन एक्सटर्निटी है लेकिन ये पॉजिटिव है इसलिए इसको इसकी इफेक्ट काफी हाई है। इसलिए जो है गवर्नमेंट इसको सब्सिडी देती है। ठीक इसी तरह हेल्थ। अभी आपने कोरोना वैक्सीन के टाइम देखा या स्वच्छ भारत मिशन को देखा, गवर्नमेंट ने क्यों आप इतनी सब्सिडी स्वच्छ भारत मिशन पे दे रही है? क्योंकि उसके जो पॉजिटिव एक्सटर्नल इफेक्ट हैं वो बहुत हाई है। स्वच्छ भारत मिशन के बाद जिस समय सिर्फ हर एक के घर में टॉयलेट बनवाए गए और हर एक को ये कंपलसरी किया गया कि वो घरों में टॉयलेट का यूज करेगा और बाहर जो है नहीं जाएगा, खुले में शौच करने नहीं जाएगा, तो उससे न केवल डायरिया से होने वाली मौतें रुकी, ना उससे केवल क्राइम रेट रुका, ना उससे महिलाओं को जो जब वो अंधेरे मुंह में सुबह जाती थी और अक्सर उन्हें सांप काट लिया करते थे, खासतौर से इस बारिश के मौसम में जितनी प्रॉब्लम्स होती थी, न केवल वो रुके, बल्कि हमने देखा कि कोरोना के टाइम में उसने बहुत हेल्प किया लॉकडाउन के पीरियड में, क्योंकि अगर उस समय ये शौचालय लोगों के घरों में नहीं होते तो डेफिनेटली लॉकडाउन के पीरियड में लोग बाहर जाते थे और ये बहुत नेगेटिवली उसको इम्पैक्ट करता। तो ऐसे
ऐसी चीजें जो कि लोगों को बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट करती हैं, प्रोफेसर पीगू का ये कहना था कि गवर्नमेंट को उन्हें सब्सिडी देनी चाहिए। ठीक इसी तरह आप एलपीजी को देखिए, उज्ज्वला योजना, क्यों गवर्नमेंट इसको इतनी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है कि पहले ये 3 करोड़ वेमेन को दी गई, फिर 5 करोड़, फिर इसमें 8 करोड़ वेमेन को ये प्रोवाइड की गई। क्यों? क्योंकि जब लेडीज चूल्हे के ऊपर खाना बनाती हैं और उससे जो स्मोक इमिट होता है वो उनके लंग्स को इफेक्ट करता है और उन्हें बहुत सारी फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं। चूंकि उन्हें वो फेफड़ों की बीमारियां हो जाती हैं, तो ऐसे केस में इससे उन्हें बचाने के लिए और उससे उनकी जो लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ है वो इफेक्ट होती है, उनका हेल्थ का लेवल इफेक्ट होता है। केवल उन्हीं का इफेक्ट नहीं होता, बल्कि वो स्मोक जब सारे घर में फैलता है और उसमें छोटे छोटे बच्चे सांस लेते हैं, महिलाओं की गोदी में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिस समय वो खाना बना रही होती हैं, वो उन बच्चों को भी एस्थमेटिक बना देता है, उन बच्चों के लंग्स की एफिशिएंसी को भी इफेक्ट करता है। तो ऐसे केस में इन महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए, पूरी फैमिली के जो है स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट एलपीजी पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। अभी आपने कोरोना काल में देखा कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी की जो सिलेंडर हैं वो नवंबर तक बढ़ा दिए हैं। तो ये क्या है कि ये दूसरा मेजर है जिसके थ्रू गवर्नमेंट पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज को प्रमोट कर सकती है और टैक्सेशन के थ्रू जो है वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के इफेक्ट को कम कर सकती है। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी के इफेक्ट को हम सोशल कंट्रोल मेजर के थ्रू भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये वो 3 रीजन थे जो मैंने फर्स्ट आपको बताए थे, और इसके लिए मार्केट को एफिशिएंट बनाने के लिए या मार्केट फेलियर को दूर करने के लिए गवर्नमेंट को कौन कौन से रेमेडियल मेजर्स अपनाने चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको बताया इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जिसमें कि जानबूझकर सेलर जो है वो या तो आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है किसी प्रोडक्ट के बारे में, या उसके बारे में सही जानकारी नहीं देता। आप कस्टमर हैं, आप नए नए उसको खरीदने गए हैं, आपको नहीं पता इस फ्रिज में कौन सी स्पेशलिटी है कौन सी नहीं है, तो हम रिलायबल करते हैं अपने सेलर के ऊपर कि जो हमें वो बता रहा है वो बिल्कुल सही है। या मोबाइल के फीचर्स आपको नहीं पता, जो वो बता रहा है बाद में आपको पता चलता है इसने तो धोखा कर दिया, हमने 4G का मोबाइल मांगा था और इसने हमें 3G का पकड़ा दिया। या मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट हमें मिसलीड करते हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है, वो डेटा दे सकती है, वो फैक्ट दे सकती है ताकि लोग मिसलीड ना हो। ठीक अभी अभी रिसेंटली आपने देखा जैसे कि कोरोना के केस में गवर्नमेंट ने किया। कोरोना के केस में जब व्हाट्सएप पर उल्टे सीधे मैसेज आ रहे थे, मिसलीडिंग मैसेजेस आ रहे थे, उल्टी सीधी दवाइयां आ रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि कोई भी आदमी कोरोना के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा। शाम को 4 बजे हमारी कॉन्फ्रेंस होगी हेल्थ डिपार्टमेंट की, और आपको मालूम है कि लव अग्रवाल और उनकी टीम आकर के पूरी इंफॉर्मेशन कोरोना के बारे में दिया करती थी कि कोरोना का फैलाव, डाटा, फैक्ट्स, स्टेट वाइज फिगर्स क्या है और किस तरीके से गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है। तो इसलिए जो है इस मिसलीडिंग से बचाने के लिए या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकती है कस्टमर्स को या अपने नागरिकों को। दूसरा तरीका ये है कि एडवर्टाइजमेंट के केस में जहां मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अभी अभी आपने फेयर एंड लवली के केस में देखा, अब तक ये एडवर्टाइजमेंट आता था कि फेयर एंड लवली जो है आप लगाएंगे तो गोरे हो जाएंगे, और सालों से लोग उसको लगाई जा रहे हैं मिसलीड होकर के। फिर जब कोर्ट हुआ और गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया कि अगर एडवर्टाइजमेंट पे आप मिसलीड करते हैं और कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं तो ऐसे केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो वो एडवर्टाइजमेंट चेंज हो गया। तो जो मिल्क आपका कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं था, वो अब जो है बूस्ट उसमें केवल शक्ति भरता है और वो ये नहीं कहता कि मिल्क आपका कंप्लीट फूड नहीं है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को दूर करने के लिए अपना एक पूरा सिस्टम बना सकती है और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे सकती है, प्लस मिसलीडिंग और रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट के लिए पेनल्टी क्लॉज ला सकती है, जिससे कि ये लोग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ना दे सके और देते हैं तो फिर पेनल्टी भुगतने के लिए तैयार रहें। नेक्स्ट केस मैंने आपको बताया इनडिवाइजिबिलिटी। इनडिवाइजिबिलिटी को हम हिंदी में अविभाज्यताएं कहते हैं, वो चीजें जिससे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता, और ऐसा पब्लिक गुड्स के केस में होता है। तो जिन चीजों को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे रोड्स हैं, फ्लाईओवर है, स्ट्रीट लाइटनिंग है, कौन मेंटेनेंस करेगा इसकी? तो ऐसे केस में इनकी मेंटेनेंस का जो काम है वो लोकल गवर्नमेंट को जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है, और लोकल गवर्नमेंट जो है ये काम कर सकती है।
तो ये काम भी हो सकता है कि लोकल गवर्नमेंट को ये काम प्रोवाइड कर दिया जाए और लोकल गवर्नमेंट जो है ये काम कर दे, या जो भी टैक्स के थ्रू मनी आता है इनकी मेंटेनेंस उस मनी के थ्रू की जा सकती है। नेक्स्ट आपका आता है इंटरनलाइजेशन। इंटरनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मार्केट फेलियर क्यों होता है, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, जो मैं आपको ट्रेजेडी ऑफ कॉमन पढ़ा रही थी। मान लीजिए ओवर यूज करेंगे तो ऐसे केस में मान लीजिए अगर एक इलाके के अंदर बहुत सारी ऑयल कंपनियां हैं या कोल कंपनियां हैं जिनको हमने खनन का ठेका दे रखा है और वो जानबूझकर ज्यादा खनन कर रही हैं, और जो है वो ये गवर्नमेंट को ये खतरा है कि जो हमारा कोल रिजर्व है 50 साल का है, पता चला कि इन्होंने इतना ओवर एक्सट्रैक्शन कर दिया कि 20 साल में इसको खत्म कर दिया। तो ऐसे केस में जो है गवर्नमेंट जो है इन फर्म्स का मर्जर कर सकती है, या इन फर्म्स के लिए जो है गवर्नमेंट एमलगेशन कर सकती है, मर्जर करके इन कंपनियों को मर्ज करके उन्हें डिगिंग कोटा उनका फिक्स कर सकती है कि इससे ज्यादा जो है आप कोयले का खनन 1 साल में नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो कई सारी कंपनियों को मिक्स करके वो एक बना सकती है ताकि ओवर एक्सट्रैक्शन ना हो पाए। दूसरी बात है उनका कोटा फिक्स कर सकती है। जैसे कि अभी अभी आपने देखा बालू खनन के मामले में हुआ, जब बालू खनन का मामला बहुत स्कैंडल उठा कि नदी में जो रेत खनन करने का या रेत निकालने का ठेका जिन फर्म्स को दिया जाता है वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सट्रैक्शन कर रही थी। तो ओवर एक्सट्रैक्शन को रोकने के लिए गवर्नमेंट की लॉ है और गवर्नमेंट उनका डिगिंग कोटा जो है वो फिक्स कर सकती है। तो ये एक अनदर मेजर हो सकता है मार्केट इन कंपटीशन को रोकने के लिए। इसके अलावा एक और तरीका हो सकता है, जो मैंने आपको कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताया। मैंने अभी आपको कॉमन प्रॉपर्टी राइट्स का एग्जांपल दिया था जिसकी वजह से मार्केट फेल होता है। कॉमन प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको तालाब का उदाहरण दिया या झील का उदाहरण दिया जिसमें कि मछुआरे मछली निकालने के लिए जाते हैं, तो वहां पर ओवर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो जहां पर कॉमन प्रॉपर्टी है या सामूहिक संपत्ति है, सपोज शमशान की भूमि है, ग्राम पंचायत की भूमि है, कुछ भी है, वहां पर गवर्नमेंट कुछ नियम बना सकती है। कौन से नियम बना सकती है? पहला, कि प्रॉपर्टी राइट जो है वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी किसकी है, किसके नाम है, कौन यूज कर सकता है, इसमें किसका राइट कितना है। आपने देखा भी होगा कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी राइट्स डिक्लेयर भी किए हैं, जहाँ पर कि लड़कियों को भी माता पिता की संपत्ति में भागीदार बनाया गया है। अभी लेटेस्ट रिफॉर्मेशन आ रहा है कि ट्रांसजेंडर को भी उसमें भागीदार बनाया जा रहा है माँ बाप की संपत्ति में। तो प्रॉपर्टी राइट जो है पहली बात क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए जिससे कि मार्केट फेल ना होने पाए। दूसरा तरीका ये है कि रिच की प्रॉपर्टी को हम पुअर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हालांकि ये व्यवहारिक तरीका नहीं है और आजकल इसे नहीं माना जाता। एक बार भूदान आंदोलन के टाइम विनोबा भावे ने जब ये भूदान आंदोलन किया था तब ये तरीका सक्सेसफुल हुआ था, जबकि उन्होंने लोगों से दान में प्रॉपर्टी मांगी थी और जमीन मांगी थी और गरीब लोगों में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। लेकिन आजकल ये व्यवहारिक तरीका नहीं माना जाता। तीसरा तरीका है कि जो लोग भी जो आपकी कॉमन प्रॉपर्टी है या जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हीं व्यक्तियों से उस नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा जैसे कि दिल्ली राइट्स में हुआ, दंगों के दौरान लोग जानबूझकर जो है कॉमन प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, किसी की भी गाड़ी चला देंगे, पुलिस स्टेशन फूंक देंगे, पुलिस की गाड़ियां चला देंगे, गवर्नमेंट की बसेस जला देंगे, या किसी की भी बाइक खड़ी है। अभी आपने दिल्ली दंगों के दौरान ये देखा। अभी आपने देखा कि कुछ लोग जो है दंगाई लोग जो होते हैं सबसे पहले उत्पात मचाने के लिए कॉमन प्रॉपर्टी जो भी होती है या उस समय जो भी सामान वहां खड़ा होता है उसमें आग लगा देते हैं। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट ये नियम बना दे कि जो भी उस प्रॉपर्टी को डैमेज करेगा वही उसका कॉम्पेंसेशन भरेगा, तो इसको काफी हद तक रोका जा सकता है। अभी अभी देखिए यूपी में ये बात हुई और जो है यूपी के मुख्यमंत्री ने ये नियम बनाया कि दंगाइयों ने जिन्होंने भी प्रॉपर्टी को डैमेज किया है उन्हीं से उनका पूरा कंपेंसेशन वसूला जाएगा। और जब ये हुआ, और कर्नाटक में भी इसके ऊपर कवायद चल रही है, अभी अभी जो रिसेंट दंगा हुआ है और जिसमें ये किया गया है, तो अगर हम ये रूल बनाते हैं और कंपेंसेशन उन्हीं से वसूला जा सकता है, तो कॉमन प्रॉपर्टी के डैमेज को काफी हद तक हम रोकने में कामयाब हो सकते हैं। चौथा ये है कि एक्सटर्निटी की वजह से जो भी पार्टी उससे इफेक्ट होती है वो जो है कोर्ट में जा सकती है कंपेंसेशन के लिए, और कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि इस की वजह से हमें ये नुकसान हुआ है तो इस नुकसान की भरपाई हमारी की जानी चाहिए। जैसे कि यूनियन कार्बाइड केस में 1984 में हुआ था।
यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जिस समय गैस का रिसाव हुआ और उससे लाखों लोगों वहां पे जो इतने हजार लोग थे उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, बहुत से लोग अपाहिज हो गए, हस्बैंड्स मर गए, महिलाएं विधवा हो गई। तो ये लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने बोला कि फैक्ट्री को जो है वो उसे कंपेंसेशन देना होगा। और आज तक भी देखिए बहुत सारी महिलाओं को गवर्नमेंट वहां पर पेंशन प्रोवाइड कर रही है जो कि यूनियन कार्बाइड की गैस से जिनको नुकसान हुआ था। तो ऐसे केस में भी हो सकता है कि अफेक्टेड पार्टी जो है, जो एक्सटर्निटी से इफेक्ट होती है, वो कोर्ट जा सकती है और कॉम्पेंसेशन के लिए डिमांड कर सकती है। एक और फॉर्मूला जिसे हम कोस थ्योरम कहते हैं, कोस एक अर्थशास्त्री है और इन्हें 1991 में इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। इन्होंने भी कॉमन प्रॉपर्टी का एक हल निकाला था। इनका हल क्या था? इन्होंने बोला कि जो भी दोनों इफेक्टेड पार्टियां हैं, जिसको भी नेगेटिव एक्सटर्निटी की वजह से इफेक्ट होता है, तो वो आपस में मिलके साथ बैठ जाएं और बार्गेन के थ्रू ये डिसाइड कर लें कि कौन कितना नुकसान भरेगा और रियल वैल्यू ऑफ लॉस को लगा लें और नुकसान भर लें। जैसे कि आप ये देखिए, जैसे कि दो कारों की टक्कर हो जाती है तो लोग दोनों आपस में मिलकर बैठ जाएं, रियल वैल्यू ऑफ द लॉस देखें और जिस पार्टी का नुकसान हुआ है या आपस में मिलकर के डिसाइड कर लें और वो बार्गेन के थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये वाला सोल्यूशन जो है अक्सर एक्सपोर्ट फर्म के केसेस में अपनाया जाता है, जहां पर की एक्सपोर्ट फर्म्स होती हैं और एक्सपोर्ट फर्म जो है वो एक्सपोर्ट करती हैं और दो पार्टीज में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो इन केस की ये कंपनियां जो हैं वो कोर्ट में जाएं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट में जाना, वहां पर लड़ाई लड़ना, वहां पर इतना पैसा खर्च करना इतना वर्कबल नहीं होता। तो वहां पर ये सोल्यूशन बहुत काम करता है कि ये कंपनसेशन और रियल लॉस को आपस में बैठकर डिसाइड कर सकती हैं बार्गेनिंग पावर के थ्रू। तो ये तरीके हैं रेमेडियल मेजर्स जिसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट जो है मार्केट फेलियर को करेक्ट कर सकती है। लेकिन ये भी बिल्कुल सही है कि जब मार्केट इकोनॉमी होती है तो उसमें मार्केट फेलियर होता ही होता है और इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, क्योंकि मार्केट एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाती उन रिसोर्सेज को। अगर मार्केट उन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाती है तो ऐसे केस में जो है वहां पर गवर्नमेंट को आना पड़ता है और इनको जो है मार्केट को फेलियर को ठीक करना पड़ता है और मार्केट फेलियर को ठीक करने के लिए डिफरेंट मेजर्स को अपनाना पड़ता है। तो ये था स्टूडेंट कि मार्केट फेलियर क्या होता है, मार्केट फेलियर किस तरीके से होता है और मार्केट फेलियर के लिए गवर्नमेंट जो है वो कौन कौन से तरीके अपनाती है।